आज से स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए जनरल स्टडीज़ का बैच। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर 2020 के अंदर होने की संभावना है। उसी हिसाब से आज जैसे 21 अगस्त है 2020, तो हम लोग 2.5-3 महीने का ही सिलेबस लेके चलते हैं कि इतने महीने में हमें पूरा कराना है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि ये हमें जनरल स्टडीज़ के अंदर किस प्रकार से होगा, ये मेरा काम है। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि ये बुक है जो मेरे द्वारा लिखी हुई है, जिसमें ऊपर लिखा होगा डी.के. राठी, 8th एडिशन है। इस बुक को आप लोग परचेज़ कर लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में, और जो इंग्लिश में चाहते हैं बच्चे वो इंग्लिश वाला एडिशन परचेज़ कर लीजिए। इससे बेनिफिट होगा आप लोगों को कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक एक चीज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है, मैं इन्हें समझाऊंगा। और आप एक काम करते चलिएगा कि जिस जिस एग्ज़ाम का नाम मैं लेता हूँ कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा गया, आप उसे नोट डाउन कर लें। तो शुरुआत करते हैं संविधान से, जो पहला चैप्टर दिया हुआ। सबसे पहले तो संविधान का अर्थ क्या हो गया? संविधान का अर्थ हो गया एक विधि या विधान जिसके अनुसार देश की सरकार कार्य करती है, उसी पुस्तक को संविधान कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने संविधान के अंदर दिया हुआ वो दे रखा है अरस्तु को लेकर। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था और अरस्तु को ही कहा जाता है सिकंदर महान का शिक्षक। ये क्वेश्चन आया है CDS के एग्जाम में, जिसमें अरस्तु के बारे में। इसके अलावा अरस्तु का यहाँ संदर्भ क्या है? संविधान जब हम पढ़ रहे हैं तो अरस्तु का ये है कि अरस्तु दो हमारे क्षेत्र हैं शिक्षा के जिनका ये जनक माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और अरस्तु को ही राजनीति शास्त्र का जनक भी माना गया है। ये वाला पॉइंट मैंने इसके अंदर आपको दे रखा है, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है कि अरस्तु के अलावा आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो उसके अंदर जो पॉइंट दिया गया है वो दे रखा है इटली के दार्शनिक जिसका नाम है मेकियावेली। मेकियावेली के रूप में अगर आपको ध्यान हो तो ये और पॉइंट आता है भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है। तो जो चाणक्य है, ये आप इतिहास में पढ़ोगे हिस्ट्री में कि चाणक्य को भारत का मेकियावेली कहा जाता है। मेकियावेली को आधुनिक राजनीति शास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। तो मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि जब हम राजनीति या संविधान, राजनीति शास्त्र या संविधान करेंगे तो क्या क्या हमारे इसके ऐतिहासिक स्वरूप भी हैं। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। और तीसरा पॉइंट हो गया कि आधुनिक संविधान का जो आधार है वो किसे माना जाता है। तो आधुनिक संविधान का आधार माना जाता है 1215 में ब्रिटिश शासक के द्वारा जारी किया गया एक प्रपत्र जिसे कहा जाता है, प्रपत्र यानी कि एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का जो संदर्भ है वो ये है कि मैग्ना कार्टा में राजा ने दरबारियों को कुछ अधिकार प्रदान किए। ये जो प्रपत्र है इसीलिए ये आधुनिक संविधान का आधार बना। और आज मैग्ना कार्टा को उपनाम की तरह भी यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1854 में वुड डिस्पैच आया था, उस वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत पे लगभग 200 साल राज किया, उसका मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मुगल शासक फारूक शियार ने 1717 में ब्रिटिश कंपनी को एक अधिकार जारी करा जिसे कहा जाता है स्वर्णिम फरमान, जिसके अंतर्गत अनेक सुविधाएं इस व्यापारी कंपनी को प्रदान की गई और उसी अधिकार से जो आर्थिक लाभ उन्हें मिला उसी लाभ को उन्होंने भारत के अंदर अपने विस्तार के लिए लगाया। इसीलिए स्वर्णिम फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा और वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा के ये जो संविधान है उसके कुछ वैश्विक पृष्ठभूमि थी। इसके अलावा भारत के अंदर जो संविधान है वो कब, उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में ये मैंने जो पॉइंट दिए गए कि 1928 के अंदर साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। और आप इतिहास में पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य, सातों के 7 सदस्य अंग्रेज थे और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ उसका हर जगह विरोध किया गया। उसी दौरान सभी पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने मिलकर एक सर्वदलीय
बैठक के अंदर निर्णय लिया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और उस मोतीलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में कमेटी बनी उसने एक रिपोर्ट जारी करी जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी संविधान को निर्माण करने संबंधित प्रारंभिक प्रक्रियाओं को अपनाया गया। हालांकि हम उस बात पे नहीं जा रहे जो हमारा आज का संविधान है उसका आधार क्या है, लेकिन ये उसकी पृष्ठभूमि है। जब ये सवाल आ जाते हैं कि सबसे पहले बार कब प्रयास किया भारतीयों ने संविधान का, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट का नाम आएगा। इसके बाद 1934 के अंदर एम.एन. रॉय, ये एक कम्युनिस्ट है जिन्होंने संविधान के निर्माण को लेकर अपनी राय जाहिर करी और ये कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो होगा 1935। 1935 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उसने पहली बार संविधान के निर्माण को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करी है। उसने कहा कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं अन्य बिंदुओं के ऊपर कि हमारा जो संविधान वर्तमान में कार्यरत है उसकी आधारशिला के वास्तविक स्वरूप या प्रत्यक्ष स्वरूप कब से है या कब से शुरुआत हुई। तो उसके अंतर्गत जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि 1946 में अंग्रेजों ने भारत में एक मिशन भेजा। इसी मिशन को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे और इसका आने का कारण क्या था? उसके आने का कारण ये था कि 20 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा करी थी कि हम भारत को जून 1948 तक छोड़कर चले जाएंगे। तो भारत का भावी राजनीतिक स्वरूप कैसा होगा इस पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि इस 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर ये पॉइंट फिर आएगा। अब कैबिनेट मिशन का हमारे राजनीति शास्त्र या संविधान के अंदर क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें याद रखना। कैबिनेट मिशन ने 2 महत्वपूर्ण सलाह दी जो हमारे यहाँ पर जिसका प्रयोग किया गया। एक तो ये है कि इसने भारतीय जो संघ है उसको 3 वर्ग में वर्गीकृत किया। ए के अंतर्गत तो आगे कि जितने भी उस समय प्रांत थे इन्हें प्रोविंस कहते हैं, जिनको आज हम राज्य है स्टेट कहते हैं। तो पहली कैटेगरी या ए वर्ग में तो रखा उन्होंने प्रांतों को। उस समय 11 प्रांत थे, 11 प्रोविंसेस थे। उसके बाद बी के अंदर उन्होंने उन समूह को रखा जिसके अंतर्गत जो है भारत के रियासतें आती थी। और इसके साथ ही उन्होंने फिर किया कि जो भारत में जो आयुक्त के अधीन थी, यानी कि कमिश्नर्स प्रोविंस कहते हैं, चीफ कमिश्नर हुआ करता था जिसे आज हम प्रशासक या आयुक्त कह सकते हैं या उपराज्यपाल कह सकते हैं, जैसे संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी भारत की है। तो 3rd के अंदर उन्होंने इनको, जिनको आज हम कहते हैं संघ शासित प्रदेश, उनका वर्गीकरण किया। तो एक महत्वपूर्ण एक सुझाव तो कैबिनेट मिशन का था कि वर्गीकरण करना भारतीय राज्य को, और दूसरा उसका था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इन दोनों चीज़ों पर हम इन दोनों में से भी संविधान सभा के ऊपर ही पढ़ते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है वो किसकी सिफारिश पर हुआ। हमारा उत्तर होगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि क्या क्या और तथ्यात्मक बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। मैं जो किताब में मैंने दे रखा है अक्सर से उसके आधार पर ही चल रहा हूँ, ताकि बच्चे जो ये बुक अपने साथ में रखे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो ये पहला चैप्टर था। इस पहले चैप्टर में मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया और आप पढ़ते हुए भी चलेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा इस तरीके की क्लासेज होंगी जैसे आप क्लास में बैठकर मेरे साथ ही बातचीत कर रहे हो। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है पहले पॉइंट में कि ये तो सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा पेजों के अक्षर के आधार पर सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन सबसे छोटा जो संविधान है वो कौन सा है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अमेरिका या यूएसए के नाम से जाना है। तो शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है।
इसके बाद जब हमने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाना है, तो संविधान सभा के गठन को लेकर जो चुनाव हुए उनमें और उनके सदस्य, तो ये बिंदु हैं। एक तो सदस्य कितने थे और एक इनका चुनाव किस आधार पर हुआ, तो दोनों को चर्चा करते हैं। जो इसके सदस्य थे वो सदस्य कितने थे, तो संविधान सभा के अनुसार इनके कुल सदस्यों की संख्या थी 389। बस यहाँ और इस 389 में प्रांतों को यानी कि प्रोविंस को, जिसे आज स्टेट कहते हैं, उनके कितने सदस्य थे, संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के कितने थे, और रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स के कितने थे। तो इन्होंने वर्गीकरण करा कि जो इस तरीके से वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण के अंतर्गत ये आ गया कि 292 जो सदस्य थे ये तो थे प्रांत से, जिसको कहते हैं प्रोविंस या राज्य, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त, जिसको आज हम कहते हैं संघ शासित प्रदेश, और जो 93 थे ये थे रियासत या जिसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, इनके सदस्य थे। तो मैंने बुक के अंदर दे रखा है 296, वो इसीलिए दे रखा है क्योंकि मैंने आपको दे रखा कि इनके सदस्यों की संख्या की जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत किसे कहते हैं, जहां पर अंग्रेजों का सीधे अपना अधिकार था, जहां पर सारे अधिकारी उनके द्वारा नियुक्त थे। तो अंग्रेजों ने 1900 को तो अंग्रेजों के सीधे अधिकार में उन अधिकार के क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहते हैं, जिनके प्रांत और मुख्य आयुक्त के कमिश्नरी या कह सकते हैं चीफ कमिश्नर थे, और रियासतें वो थी जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता यानी कि अंग्रेजों की ओवरलोडशिप तो मान ली थी, लेकिन वहाँ पर शासन वहाँ के रजवाड़े या शासक ही अपने चुने गए व्यक्तियों की मदद से चलाता था। इस तरीके से सदस्य चुने गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो उससे एक दिन पहले पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, जैसे आप जानते हो, 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब गठित हो गया तो ये जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो पाकिस्तान में चले गए, जब वो पाकिस्तान में चले गए तो सदस्यों की संख्या 389 से घटकर रह गई 299। तो ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के सदस्य कितने थे और स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा के सदस्य कितने थे। और इसमें भी जो कुल सदस्य रहे उनमें सबसे ज़्यादा सदस्य कौन से प्रांत के थे या कौन से स्टेट के थे, तो उस समय पर उत्तर प्रदेश को कहते थे संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। तो सबसे ज़्यादा जो मेंबर थे वो थे संयुक्त प्रांत के, जिसे आज हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। और ये नाम कब किया गया, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत से नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को ये निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। जो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री है योगी, उनके द्वारा ही घोषणा की गई कि हम प्रतिवर्ष अब इसको इस दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके बाद अगला जो अब इनके जो सदस्य थे, इनका चुनाव कैसे हुआ, इनके चुनाव के बारे में देख लेते हैं कैसे। देखिए, सदस्यों का चुनाव 2 आधार पर हुआ। एक तो चयन की चुनाव की प्रक्रिया ऐसे होगी कि जैसे आज हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। हालांकि आम जनता उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन जिन्हें हमने चुना है यानी कि सांसद जिन्हें एमपी कहते हैं और विधायक जो एमएलए के नाम से जाने जाते हैं, वह लोग अपना मतदान का उपयोग करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जो ब्रिटिश भारत था जिसमें 296 थे सदस्य, जैसे आप यहाँ देखें प्रांत और जो आयुक्त के क्षेत्र थे या चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे, उनमें चुनाव हुआ। और जो रियासतें थी उनमें मनोनीत किए गए यानी कि नॉमिनेट किए गए। तो जो रजवाड़े थे या प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने नॉमिनेट करा। तो सदस्यों का चुनाव 2 आधार पर हुआ, जो कि चयन का और नॉमिनेट का या मनोनयन का। इसके अलावा 1941 में जब जनगणना हुई थी तो भारत की जनसंख्या जो है वो थी 32 करोड़। 32 करोड़ की जनसंख्या थी 1941। आप ये तो जानते ही होंगे कि भारत में जनगणना का आयोजन हर 10 वर्ष में किया जाता है, और पहली बार जो जनगणना है वो 1772 में की गई। उसके बाद से हर 10 वर्ष में यानी कि 1781 में निर्णय लिया गया कि
हम जो जनगणना है वो प्रतिवर्ष जो है 10 वर्ष के आधार पर करेंगे। मैंने जो बोला आपको 1872 में पहली बार जनगणना और 1881 के अंदर दूसरी बार जनगणना। तो 1881 में जो निर्णय लिया गया हर 10 साल में, तब से लेकर संख्या जो है एक ही आती है। जैसे हमारे यहाँ जो नवीनतम जनगणना है वो कब हुई? 2011 में। अगली जनगणना कब होगी? 2021 में। तो इस प्रकार से 32 करोड़ की जनसंख्या थी। और जैसे आज हमारे यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं, 543 सीटें जिनका चुनाव होता है, उनका किस तरीके से आवंटन किया गया? पूरी जनसंख्या देश की उसे विभाजित कर दिया गया सीटों से, ताकि हर सीट के ऊपर लगभग एक समान सी जनसंख्या बन पाए। तो इसलिए जब वहां पर 389 सदस्यों का चुनाव हुआ तो कुल जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 32 करोड़। 32 करोड़ के आधार पर ही इन सीटों का आवंटन किया गया। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे हमने इसके अंदर शुरू में पढ़ा कि किस तरीके से सदस्यों का चुनाव किया गया, किस तरीके से इसका गठन कर दिया गया। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया ये है कि इसकी जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान के अंतर्गत कितने भाग हैं और कितने उसके अंतर्गत अनुच्छेद हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। अनुच्छेद को आर्टिकल्स कहा जाता है और एक होता है अनुसूचियाँ, जिनको शेड्यूल कहा जाता है। उनका वर्गीकरण किस प्रकार का है वो भी हम करते हैं। उससे पहले एक बिंदु और दे रखा है इंपॉर्टेंट, अब आप पढ़ोगे तो ये पाओगे कि भारत के 70% से ज्यादा संविधान का भाग कहां से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 70% से ज्यादा हिस्से को लिया है। तो ये किन्होंने तैयार करा था? अंग्रेजों ने। तो दुनिया भर के अंदर संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? यूएसए का। तो इसमें फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। मौखिक मीन्स ओरल है, अभी तक उसको लिखा नहीं गया, लिपिबद्ध नहीं किया गया। तो इसलिए दुनिया का सबसे पुराना संविधान, लिखित संविधान किस में आएगा? जो अब तक कार्यशील है, यूएसए। सबसे छोटा संविधान किसका आएगा? यूएसए। अमेरिका के बारे में दोनों तथ्य ध्यान रखने हैं कि सबसे छोटा संविधान और दुनिया का पहला लिखित संविधान या सबसे पुराना कार्यशील संविधान। और जब संविधान की जननी की बात आएगी तो उत्तर में ब्रिटेन आएगा। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय पर हमारे संविधान के अंतर्गत 22 तो भाग थे और इसमें 8 अनुसूचियों को कहा जाता है शेड्यूल। तो शेड्यूल का मतलब यही हो गया कि एक चैप्टर है, एक पार्ट है, बड़ा पार्ट, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो बड़ा पार्ट तो अनुसूचियां और छोटे छोटे हिस्से भाग। इसके अलावा इसमें 395 कुल मिलाकर अनुच्छेद थे। अनुच्छेद जो है ये क्या होते हैं? इसको कहा जाता है आर्टिकल। अनुच्छेद ऐसे है, मान लीजिए कोई नियम है, नियम। अब हम कहें नियम 60 में क्या दे रखा है, नियम 80 में क्या दे रखा है। तो जब हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना हो तब हम क्या करेंगे? हम अनुच्छेद खोल देंगे कि इस अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें पढ़ना है कि मौलिक अधिकार कहाँ है, तो मौलिक अधिकार के लिए हम क्या करेंगे? कहेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक यदि आप देखेंगे तो उसमें पाए जाएंगे मौलिक अधिकार। तो ये शुरुआत के अंदर, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को, तब तो संख्या ये थी। लेकिन उसके बाद वर्तमान में, क्योंकि हमारा संविधान जो है ना तो कठोर है अमेरिका की तरह, ना लचीला है ब्रिटेन की तरह। ये 2 वर्ड मैंने यूज करे, इनका मतलब क्या है? ये कठोर और लचीला। और एसएससी में कई वर्ष पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का संविधान कैसा है। इसको कठोर को कहते हैं रिजिड और इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। इसका अर्थ केवल इतना है कि, और ये किस में है? यूएसए में, और ये है ब्रिटेन में। तो हमने बीच का रास्ता चुना है। रिजिड का मतलब ये हो गया कि अमेरिका के अंदर कोई भी संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो यूएसए के अंदर जो है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा, और ऊपरी सदन जो हमारा राज्यसभा है उनके यहाँ अपर हाउस को कहते हैं
सीनेट। तो दोनों से 2/3 बहुमत की सहमति की आवश्यकता है। जब 2/3 बहुमत से पारित होगा तब 3/4 बहुमत से अमेरिका के जो प्रांत हैं, प्रोविंस हैं, जो आज अमेरिका में प्रांतों की या प्रोविंस की या स्टेट की संख्या बढ़कर हो गई है 51, 3/4 बहुमत प्रत्येक प्रांत से चाहिए। तो वहां पर संविधान में संशोधन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसके विपरीत ब्रिटेन के अंदर बदलाव करना सरल है। जैसे भारत में संविधान के अंदर 3 तरीके से संशोधन होता है। यूपीएसआई पिछले वाला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर यही क्वेश्चन था कि संविधान के अंदर संशोधन कितनी प्रकार से है। तो हमारे यहाँ संशोधन किस तरीके से हो सकता है? 1/3 बहुमत से। जैसे उड़ीसा का नाम बदल कर उड़ीसा कर दिया तो 1/3 बहुमत की आवश्यकता है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए उपस्थित सदस्य संसद के 2/3 कम से कम उसमें सहमति करेंगे, और तीसरा ऐसा है कि जिसमें 2/3 सहमति करेंगे सांसद, और भारत के अंदर आधे या आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा उस पर सहमति व्यक्त करेंगी। 3 तरीके से, यानी कि लचीला है। लचीला ऐसे है कि कुछ संख्या के आधार पर संशोधन किए जा सकते हैं। तो इसलिए भारत का संविधान क्या लिखा हुआ है, पहले ही पेज पे मैंने दे रखा है, नीचे की तरफ बॉक्स बनाकर। ये इसीलिए है कि ये समझने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे की तरफ इसे देख लीजिए। अब भारत का संविधान के अंदर वर्तमान में क्या स्थिति है भाई? 2020 के अंदर अगर हम कहेंगे तो भारत में भाग कितने हैं? हम कहेंगे जी 25 भाग है। अनुसूचियां कितनी होगी? 12। अनुच्छेद कितने हो गए? 465। अब इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम संविधान के भाग देखेंगे तो भाग में आप क्या देखोगे, 1 से लेकर और 22 तक के भाग ही आपको मिलेंगे लिखे हुए, लेकिन इनके अंतर्गत जो है इनके सब सेक्शन उपवर्ग आपको मिलेंगे। जैसे 25 कैसे हो गए? तो ये अगर 22 है तो 25 ऐसे गिनते हैं हम कि जो 7वां हिस्सा था हमारा, उस 7वें हिस्से को हमने 7वें जो हिस्सा था हमारा उसको निरस्त कर दिया गया। तो अब संख्या कितनी रहेगी गिनती के अंदर? 21। मैं उसको समझा रहा हूं आपको कैसे 25 है। उसके बाद अब तक इसमें संशोधन किए गए और कुछ हिस्से जोड़े गए, जैसे 4 के, 9 के, 9 है, ये जुड़ गया 9 है, और इसके अलावा 14 के। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब ये 7वां भाग निरस्त किया गया संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा, तो उसके बाद 21 बचे, और 21 में हम इन 4 को और जोड़ दें तो बैठेंगे 25। तो इस प्रकार से जब आप संख्या लिखित में देखेंगे तो मिलेगी 22, लेकिन जब आप उसे गिनेंगे तो मिलेगी 25। इस प्रकार से वैसे ही अनुच्छेद भी अगर आप देखेंगे तो 395 ही मिलेंगे, लेकिन जब आप उन्हें इस तरीके से उपवर्ग सब सेक्शंस को ऐड करते हुए चलेंगे जो बाद में जोड़ेंगे तो संख्या बैठेगी 465, और अनुसूचियां 12 होगी। ये तो आपको अभी पता, जब मैं अनुसूचियां पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर। तो एक तो ये वाला पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला 2019 के अंदर। तो संख्या 25 ध्यान रखनी है, 22 को नहीं। जब तक वो ये सवाल ना दे कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो संविधान के अंदर कितने भाग थे, तब तो 22 आएगा। वर्तमान में 25 का आंसर है। इसके अलावा मैंने अब आपको अगले पेज पे पढ़ना है। जो पहला वाला पेज है, ये वाला पहला पेज, ये मैंने सारा का सारा आपको करा दिया, जहाँ पर ये डॉक्टर अंबेडकर की मैंने तस्वीर लगाई हुई है। इसके बाद अगला पेज है, ये वाला पेज है। इसके अंदर दे रखा है कि हमारे संविधान के अंदर जो 22 भाग है उनका क्या क्या वर्गीकरण है। अब ये क्यों करें हम, और क्या सवाल आते हैं? जी हाँ, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ उसके अंदर पूछा गया कि हमारे यहाँ आपात प्रावधान कौन से भाग में दिए गए हैं। तो जब हम भाग पढ़ेंगे तो मैं एक बार आप लोगों को भाग जो है रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ जो है उन पॉइंट्स को देखते हुए चलो। तो पहला भाग जो है वो तो भारत और भारत के राज्यों से संबंधित है, यानी कि इसमें संशोधन करना पड़ेगा जब कभी भी हम किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे या केंद्र शासित प्रदेश को हम राज्य बनाएंगे। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाए या वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल 5 अगस्त 2019 को हमने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया, तो इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो भाग है ये नागरिकता, कोई ऐसा सवाल नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना नागरिकता। तीसरा वाला हिस्से में क्या दे रखा है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इनके बारे में तो आपको विस्तार से करना होगा जब हमारे इसका नंबर आएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक,
इनको याद इस रूप में करना होगा। इन दोनों के जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो आप लोगों को जरूर करने होंगे। कोई से भी आर्टिकल हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाले अनुच्छेद बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो पांचवा भाग है, पांचवें भाग के अंदर दे दिया केंद्र, यानी कि सेंटर। फॉर एग्जांपल जहाँ दिल्ली में सरकार है, जैसे जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर छठे के अंदर जो है राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर मुख्यमंत्री उनके द्वारा गठित मंत्रिमंडल सरकार चलाता है। इसके बाद सातवां, यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया कि कौन सा हिस्सा है जो संविधान के, कौन सा भाग है संविधान का जो निरस्त किया गया, सातवां। अब मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, ये निरस्त क्यों किया गया। निरस्त इसलिए किया गया क्योंकि जो कैबिनेट मिशन था उसने भारतीय राज्यों को या भारतीय क्षेत्र को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो ए भाग था वो तो उन्होंने कहा कि जो प्रांत थे, 11 प्रांत या प्रोविंस थे, जैसे स्टेट्स कहते हैं उस समय। बी जो था उसके अंतर्गत उन्होंने चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त के प्रांत, जिसे हम कहते हैं संघ शासित प्रदेश, और सी के अंदर उन्होंने कहा रियासत या प्रिंसली स्टेट्स। अब हमारे यहाँ संविधान, हमारे यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। क्यों? भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी देश में, और आप जानते हैं भारत में पहला भाषाई आधार पर राज्य, फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस है आंध्र प्रदेश। तो उसी के आधार पर ये आयोग बना, कमीशन बना, जिसने अपनी सिफारिश दी 1956 में। और इसकी सिफारिश के हिसाब से भारत के अंदर 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ का। उसमें एक क्वेश्चन आया कि 1956 में जब भारत में राज्यों का गठन हुआ तो उनकी संख्या कितनी थी। 4 ऑप्शन में से ये आंसर है। डीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया भारत में राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया, तो उसमें भी विकल्प और आंसर रहेगा 1956 के अंदर। तो यहाँ पर सातवें के बाद आ गया 8वां। इसका संघ शासित प्रदेश जो थे, जिनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर को दे दिया गया, उनके बारे में उल्लेख कर रखा है। इसके बाद नाइन्थ जो है, ये भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, कि हमारे यहाँ पंचायतों का उल्लेख। पंचायत किसे कहते हैं? पंचायत को कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी कि तृणमूल लोकतंत्र। यानी कि लोकतंत्र वास्तविक रूप में कहाँ प्रदर्शित होता है? पंचायतों के माध्यम से। तो ये पंचायतें कौन से उल्लेख में है? 9वें में। और इसी के अंतर्गत 2 भाग दे रखे हमने, नोक है और नोक है। एक तो सहकारिता, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव, और नगर निगम। नगर निगम का अर्थ ये हो गया कि जिसके अंतर्गत हम शहरों के अंदर जनता के द्वारा चुने गए एक समिति का कह सकते हैं, जिसे नगर निगम कहा जाता है, तो उसके अंदर सदस्यों का, पार्षदों का चुनाव होता है, वो इसके अंतर्गत आ गया। अब अगले जो है ये आप लोग देखते हुए चलिए। इंपॉर्टेंट क्या हो गया जो मैंने आपको बताया, याद रखना आप लोगों को 3, 4, इसके बाद आपको याद रखना ये। तो एग्जाम के हिसाब से ये 4 पॉइंट है जो इस दौरान, जो अब तक मैंने पढ़ा है, 9 के अंदर है। इसके बाद आ गया जैसे अगले जो अनुच्छेद है, भाग है, उन भाग के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से आएंगे, उसके अंतर्गत आ जाएंगे कि जैसे 14 है, 14 में केंद्र और राज्यों के अंदर जो सेवाएं हैं उन कर्मचारियों के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब किसी राज्य के अंदर चुनाव होंगे, एग्जाम होगा, तो वहाँ पर जाहिर बात है कि राज्य संबंधी सवाल आ सकता है। इसके बाद आ गया 15 में है निर्वाचन। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग है, केंद्र में, राज्यों में निर्वाचन आयोग है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ गया 16 में क्या है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है, तो इसमें पिछड़े वर्गों से संबंधित आ गया उनके उत्थान। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद 17 में राजभाषा आ गई। 18 जो है, 18 में आपात, इमरजेंसी। जैसे भारत के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, दूसरा 356 जिसे राज्य आपातकाल या राज्यपाल शासन कहते थे कश्मीर में पहले। इसके तीसरा होता है वित्त आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी का उल्लेख भी इसके अंदर किया। तो मेरे हिसाब से जो है चार तो मैंने आपको पहले बताए थे जो इम्पोर्टेंट है, और 2 आप लोग इसके अंदर भी, अगर चाहे तो राजभाषा भी कर सकते हैं इसके अंदर। राजभाषा जैसे हमारे यहाँ किसी भी भाषा को
राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो संभव हो सकता है कि राजभाषा से संबंधित आ जाए, तो इसे हो सवाल ये आएगा कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो हो गया संविधान के लक्षण, उनको मैंने दिया हुआ पेज नंबर 2। बच्चों पेज नंबर 2 ही करा रहा हूँ मैं, यहीं पर ही मेरे किताब के साथ अक्षर से चलते रहिए, पूरी समझ में आता हुआ चलेगा और अंडरलाइन करते रहिए जो जो पॉइंट में आप लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दे रखा है संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं? इसको कहते हैं फेडरलिज्म इंग्लिश के अंदर। भाई संघ का मतलब क्या हो गया? संघ का मतलब ये हो गया कि जैसे भारत है तो भारत के अंदर केंद्र में सरकार है मोदी जी की, राज्यों में सरकार है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी की है या उत्तर प्रदेश में योगी जी की है, तो और गांव ग्रामीण स्तर पर हमारे यहाँ पंचायतें हैं, तो यानी कि 3 स्तर के ऊपर होगी। तो केंद्र की अधिकार संविधान में जो दे रखा है वो संघ सूची में दे रखा है। संघ सूची यूनियन लिस्ट, जिसके अंतर्गत जितने भी विषय सब्जेक्ट आते हैं उन पे कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, वो विषय है जिनके ऊपर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और तीसरी होगी समवर्ती सूची या फिर कंकरेंट लिस्ट, जिसके संबंध में कानून बनाने का केंद्र और राज्य दोनों का। यानी कि हमारे यहाँ पर जो अधिकार है 3 हिस्सों में बांटे हैं, इसी को संघवाद कहते हैं। जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो असमय मृत्यु हुई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से इस बात की चर्चा है कि उनकी हत्या करी गई, तो उस मामले में क्या है, मुंबई पुलिस ने कोई काम नहीं किया, ना ही उसने कोई ईमानदारी दिखाई। तो अंततः क्या हुआ? अंततः जब सीबीआई जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, तो जब सीबीआई जांच करने गई तो उस समय पर आपने देखा होगा ये मामला उठने लगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये संघीय ढांचे पे चोट है कि जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि पुलिस किसके अधीन आता है? राज्य सूची। और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य की विधानमंडल को, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को। तो इस प्रकार से संघीय ढांचा जो है इसमें अधिकारों का स्पष्टीकरण, लिखित वर्गीकरण होता है कि किस किस के क्या अधिकार है। ये संघवाद कहलाता है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड पॉइंट आ गया संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला था संघवाद, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट हो गया संसदीय पद्धति। संसदीय पद्धति क्या होती है? जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय पद्धति वह होती है जिसके अंतर्गत जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही सत्ता संभाली जाती है। तो संसदीय का अर्थ ये हो गया जिसके अंदर जनता के द्वारा चयनित हो और वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री के पास और सांकेतिक मुखिया होता है राष्ट्रपति, यानी कि रियल हेड ऑफ द स्टेट इज प्राइम मिनिस्टर हु इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक एंड टिटुलर हेड, सिंबॉलिक हेड जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। हमारे यहाँ पर जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है। इसका अर्थ हो गया शक्तियों का बंटवारा। इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे 3 शब्द आते हैं, 3 कौन कौन से आते हैं? एक तो आती है कार्यपालिका। यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कार्यपालिका जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, उसके अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? तो 4 विकल्प दे दिए, राष्ट्रपति दिया, उपराष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री और एक विकल्प और दिया। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके द्वारा प्रधानमंत्री के अधीन जो मंत्रिपरिषद है, ये चारों के चारों हिस्से जो है वो कार्यपरिषद के अंतर्गत। कार्यपरिषद का काम क्या है? जो संसद ने कानून बनाया उसे लागू करवाना या उसके अनुसार कार्य करना। तो कानून जो बनाने वाली संस्था है उसको लागू करने के लिए कार्यपालिका होती है, यानी कि आमतौर पर आप कह सकते हो सरकार जो होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा है विधायिका, लेजिस्लेचर, जैसे कि नाम से स्पष्ट है जहां विधायी विधि बनती हो, कानून बनते हो। और हमारे यहाँ कानून बनाने के लिए संस्था जो है वो कौन सी है? पार्लियामेंट या संसद, लोकसभा, राज्यसभा और उसका अभिन्न है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर बनाते हैं विधायिका। इसका काम क्या है? कानून बनाना। और तीसरा जो हिस्सा है वो कहलाती है न्यायपालिका या जुडिशरी। न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संविधान का अभिभावक, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
संगठन, तो संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं, इसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ पर कोई भी पक्ष, 3 वर्ग हैं, इन वर्गों में एक दूसरे के अधिकारों को संकुचित करने का अधिकार प्रत्येक वर्ग को दिया गया है, ताकि कोई तानाशाह न बने, कोई अपनी मनमानी ना करने लगे, इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया। अगला पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है इसमें कार्यपालिका हो गया, इसको जरूर देख लिए। चौथा पॉइंट दे रखा है जो आजकल खूब चर्चाओं में है, वो है धर्मनिरपेक्षता। ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। अब ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, ये 4 हिस्से हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं। धर्मनिरपेक्षता को कहते हैं सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे संविधान के अंदर इस शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी करते हुए जब भारत में इमरजेंसी लगवाई, उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगाई और 1976 में 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंदिरा गांधी ने क्या किया कि हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें एक नया शब्द जोड़ दिया, धर्मनिरपेक्षता। क्या कह, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो गया? भारत के संदर्भ में हो गया कि राज्य जो है सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है, इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया, पाकिस्तान का विकल्प दिया, निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष नहीं है? अर्थात पाकिस्तान हो या अन्य कई सारे राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र, वो क्या, इस्लामिक देश, यानी कि उनके अनुसार इस्लाम जो है सर्वोपरि है और बाकी जितने भी धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो दोयम दर्जे के हैं। तो उस दृष्टि से अगर कोई देश किसी धर्म को अपनाता है तो बाकी धर्म वाले जो हैं वो निचली श्रेणी में आते हैं। भारत ने इसके विपरीत कहा कि सभी धर्म अनुयायी जो है उन राज्य की ओर से एक समान होंगे। ये धर्म पे ये कुछ विशेषताएं हैं। और फिर एक बॉक्स दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा बॉक्स है जिसमें यह भी जाने करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि, और इसमें पीसीएस से लेकर और कांस्टेबल और हमारे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल तक के सबके क्वेश्चन मैंने इसके अंदर दे रखे। सबसे पहला तो पॉइंट दे रखा है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि किस महानुभाव ने कहा कि हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज या प्योर डॉक्यूमेंट किसे कहा? डॉक्टर अम्बेडकर ने। क्यों? क्योंकि संविधान जो है वो भारत का आधार है, देश की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सकती है संविधान के अनुरूप, तो इसीलिए इसे पवित्र कहा। यानी कि इसमें कोई बड़ा संशोधन नहीं हो सकता। हालांकि हमारे संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका? अगस्त 2020 तक 104 बार संशोधन हो गया। तो ऐसा नहीं है संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन जो मूलभूत तत्व है उनमें कोई छेड़छाड़, इस दृष्टि से इसको पवित्र कहा गया। दूसरा हो गया, भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों भाई? देखिए, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। वो कौन थे? पेशे से वकील थे। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान का गठन किया, वो कौन था? वकील। मोतीलाल नेहरू कौन थे? वकील। जवाहरलाल नेहरू। यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बड़ी हिस्सेदारी नेताओं के रूप में वकीलों की थी। इसीलिए जब भारत के संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें से ज्यादातर जो सदस्य थे वो पेशे से क्या थे? वकील। इसीलिए इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम आ रहा है। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन जो है, जो सीपीएफ का एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसके अंदर इसका क्वेश्चन आया कि किसने कहा भारतीय संविधान को सीवन रहित जाल। ये पॉइंट आ गया, मैं बता देता हूँ। ये आ गया ग्रेनविल ऑस्टिन। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। कई क्वेश्चन मैंने देखे कि चाहे पीसीएस के हों चाहे सीडीएस के हों, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लिए। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा भारत के संविधान को? ये क्वेश्चन आया था, सीवन रहित जाल। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसमें लिखा होगा सीमलेस वेब। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे किसी कपड़े के अंदर कतरन लगाई जाए। अब
कतरन इस तरीके से लगा लगा कर उसे जोड़ दिया जाए कि उसमें धागा ना दिखाई दे। तो है तो अलग अलग, लेकिन धागा नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरीके से उसने कहा हमारा संविधान इस तरीके से लिखा हुआ। इसके अलावा ये भी कहा ये सामाजिक क्रांति है, संविधान सभाई कांग्रेस और कांग्रेसी भारत है। जैसे देखिए क्यों, क्योंकि संविधान का जब निर्माण की बात आई तो देश में अखिल भारतीय स्तर की जो राजनीतिक दल था वो था कांग्रेस। इसीलिए संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य क्या थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। इसीलिए कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। इसके बाद है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहाँ से आप लोगों को सीखने की जरूरत है। आज के भौतिक समाज के अंदर एक ही बात होती है, पैसा, पैसे के लिए काम करना, यहाँ तक कि रिश्ते में भी पैसे के लिए काम करना है। तो हमारी जो भारत की संस्कृति है उसके अंदर इसको इतना महत्व नहीं दिया गया। प्रेम बिहारी रायजादा ने हमारे संविधान को अपने हाथों से और बगैर किसी गलती के पूर्ण किया। और जब इनको भुगतान करने की बात आई और इनके सामने आग्रह किया गया कितना भुगतान किया जाए तो इन्होंने साफ मना कर दिया। तो यदि ये सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि संविधान के निर्माण करने में कौन सा एक व्यक्ति है जिसने एक भी पैसा नहीं लिया, तो प्रेम बिहारी रायजादा का नाम आएगा। और यूपी कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है जब ये पूछा गया हमारे संविधान को किसने लिखा है। हमारा संविधान जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, हमारा संविधान जब तैयार किया तो हमारे संविधान के हर पृष्ठ के ऊपर हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है, रामायण है, भगवान राम है या माता सीता है या हमारे जो पुरानी संस्कृति है, उन सब चीजों को उकेरा गया था। और जैसे आजकल आप सुनते भी हो कि एक षड्यंत्र था जिसमें दिखाया गया कि जैसे हम जो धर्म है हमारा, उस धर्म से हमारे संविधान का कोई वास्ता नहीं। हर पृष्ठ के ऊपर हमारी सांस्कृतिक विरासत की छाप थी, चित्र बनाए गए थे। यहाँ तक कि अर्जुन का जो रथ फंस गया था उसका भी चित्रित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम जब धर्मनिरपेक्ष कहते हैं तो हम अपनी संस्कृति को परित्याग करते हैं। हमारी संस्कृति हमारा आधार है और हमें उसे पकड़े रहना है। तो उसके अंतर्गत ये पॉइंट इन्होंने कहा। इसके बाद आ गया एक दो पॉइंट और हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि प्रेम बिहारी का क्वेश्चन आ चुका। जैसे आप देखेंगे कृष्ण जी का नाम दे रखा है, नंदलाल बोस का नाम दे रखा है। अब हमारा जो संविधान था उसमें जगह जगह चित्र अंकित किए गए। तो चित्र किसने अंकित करे, तो नंदलाल बोस को अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो स्वयं एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और उन्होंने विभिन्न चित्रकारों को लिया जिन्होंने अलग अलग चित्र का रूपण किया। जिसमें से एक चित्र जो राष्ट्रीय चिन्ह का है उसके लिए नाम आता है दिनेश भार्गव का। नाम दे रखा है मैंने, जैसे ये नाम दिनेश भार्गव। इसमें मैंने 3 नाम दिए आपको, जो एक तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक मैंने आपको दिया है नंदलाल बोस का। ये 3 आप लोग अवश्य याद कर लीजिए। और एग्जाम जो मैंने आपको बताया किन किन एग्जाम पूछा गया उनका जरूर वहां पर नाम लिख लीजिए। इसके बाद पॉइंट दे दिया इसमें कि हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है कि हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसने 3 कार्य करे। मैं बताता हूँ 3 कार्य क्यों कह रहा हूँ। संविधान सभा के कार्य ये इसलिए है, थोड़ा सा तकनीकी है लेकिन समझ में आएगा। एक तो सामान्य